महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस भी चुनाव आयोग का पूरा समर्थन कर रही है। इसी क्रम में पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुपयों से भरी एक कार पकड़ी है। इसमें से पुलिस ने 5 करोड़ की नकदी भी जब्त की है। वहीं अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के गुट पर इसी मामले को लेकर तंज कसा है। पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए इस समय सख्ती बरती जा रही है, हर गाड़ी की छानबीन की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर खेड़ शिवपुर टोल नाका पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी की थी। उसी समय एक कार से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी पंकज देशमुख ने बताया कि कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। सभी से पूछताछ की गई। बरामद नकदी को आयकर विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसे लेकर अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सत्ताधारी शिवसेना पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक की गाड़ी से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि कल 2 गाड़ियां थीं, जिनमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों से उन्हें जीतने के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। ये 15 करोड़ की पहली किस्त थी। मौके पर 2 गाड़ियां थी। एक फोन आने के बाद एक गाड़ी को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो इंस्पेक्टर वहां ड्यूटी पर था वो पहले राज्य के लगभग 150 विधायकों की सेवा में था। वहीं इसके बाद संजय राउत ने सीट बंटवारे पर भी चर्चा की। उनका कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट जो दिल्ली में थे, आज सुबह शरद पवार से मिलने आए हैं। इसके बाद वो मातोश्री आएंगे, जहां हम उद्धव ठाकरे और अन्य शिवसेना नेता कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। पुणे के खेड़ शिवापुर जो टोल रोड है या जो रास्ता है, वहाँ कल 2 गाड़ियाँ थी। उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो गद्दार आमदार है, उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया। 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है। 2 गाड़ियां थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे। एक फोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी। वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था, वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था। वही उसको टोल नाका पर उसको भेजकर एक गाड़ी को छोड़ दिया। लेकिन 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा। हमारे 2-4 हज़ार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे। हाँ, लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से। 5 करोड़ ये साधारण रकम नहीं है। 15 करोड़ थी, 10 करोड़ छोड़ दिया, कहाँ गया मुझे पता नहीं। अचानक मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया है। 15 करोड़ का हिसाब था कल, 15 करोड़। तो पूरे राज्य में इस तरह से 15-15 करोड़ पहले पहुंच गए हैं अपने विधायक के पास, और बाकी के 30-30 करोड़ रुपए जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये सब पैसा जा रहा है, अभी जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सही नहीं लग रहा है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दावा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। हालांकि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस बात से साफ इनकार किया है। हाल ही में संजय राउत से ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की वजह से सीट बांटने में देरी हो रही है, इस पर उनका कहना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की वजह से कोई लेट लतीफी नहीं हुई है।
कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में है, उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। भाजपा नेता और शिंदे गुट के नेता भी दिल्ली में ही हैं, इसलिए जिनके दिल्ली में आलाकमान है उन्हें बार बार वहां जाना पड़ता है। हम इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा मतभेद नहीं होंगे और हम एक साथ बैठेंगे और फैसला ले सकेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना नेता डॉक्टर राजू वाघमारे का कहना है, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बहुत लड़ाई है। शिवसेना यूबीटी को लगता है कि वो अधिक सीटें जीत सकते हैं और वो कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन सहयोगियों की सीटें लेने की भी तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी बहुत ही अहंकारी तरीके से काम कर रही है। महाराष्ट्र के लोग हमें असली शिवसेना मान रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के लिए कोई सहानुभूति आधार नहीं है। कांग्रेस को इसका एहसास हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर शिवसेना यूबीटी कहीं नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपनी सीटों पर अड़ी हुई है। बेंगलुरु में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 13 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। 3 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। आपको बता दें कि घटना मंगलवार शाम की है, जब बेंगलुरु के पूर्वी इलाके में स्थित खोरा माऊ आगरा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसके बाद से ही चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था, जिसके जद में आने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि हादसे के वक्त मलबे में 20 लोग फंसे हुए थे। बुधवार की सुबह भी राहत और बचाव कार्य जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद से बचाव कार्य चल रहा है। घायलों में से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंगलवार रात को ही हादसे वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। शिव कुमार ने कहा कि मैंने बेंगलुरु में बिना इजाजत अवैध इमारतों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। निर्माणाधीन इमारतों की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी। घटना को लेकर एक मामले पर मजदूर ने जो कुछ बताया वह हैरान कर देने वाला था। आप भी सुनिए। हमको अंदर में हमारा तो 4 आदमी में 3 आदमी निकला हुआ है। एक आदमी अंदर में मरा था पड़ा हुआ। हम लोग के पर भर रहे थाना में भी ठंडा के मौसम में ऐसा है तरह कपड़ा पहन के भर रहे थे। थाना में बंद था। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब छाप फ्लोर पे काम करते थे। आपके और कितने लोग अंदर फंसे हुए अभी भी? हमारा पे तो वकील हमको नाम है। मैं पर लेबर के काम करते थे। मिस्त्री हमको दबा हुआ लेबर में इकल के खुद के भाग गया। हम लोग यही में काम करते, यही में रहते थे। हम लोग यही बिल्डिंग में करते थे, यही बिल्डिंग में रहते थे। गौरतलब है कि इन दिनों कर्नाटक में भारी बारिश का दौर चल रहा है। बेंगलुरु शहर में भी भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। जलभराव के चलते कई सड़कों पर आवाजाही बंद है। इमारत के ढहने के पीछे भी बारिश को वजह माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर जलभराव के चलते कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु ग्रामीण इलाके में मंगलवार सुबह तक 176 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं बेंगलुरु शहरी इलाके में 157 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश और जलभराव के चलते शहर के स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई इलाकों में आज भी बारिश का अनुमान जताया है। हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर 23 अक्टूबर तक के लिए रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वे बहराइच मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
ऐसे में बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नटराज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। बता दें कि मामले के बाद पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे और राज्य के अधिकारियों ने दंगों से संबंधित FIR में दर्ज व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके निर्माण अवैध थे। उनमें से 3 ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में विध्वंस नोटिस को चुनौती दी। बहराइच आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। खबरों की माने तो इस मामले में राज्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और 15 दिन की नोटिस दिया गया था। इस पर आवेदक के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इन लोगों को बड़ी राहत देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ा दिया और राज्य के अधिकारियों को उनके जवाबों पर विचार करने और तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इस मामले में वरिष्ठ वकील CU सिंह व अन्य वकीलों ने पीठ के समक्ष कहा, राज्य सरकार ने कथित रूप से दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव इस आधार पर रखा है कि उनका निर्माण अवैध है। पीठ ने कहा कि आप इस अदालत के पारित आदेशों को जानते हैं। अगर राज्य सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी पसंद है। राज्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और 15 दिन की नोटिस दी गई है। इस पर आवेदक के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में मामले में किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने कथित रूप से हिंसा में शामिल 23 लोगों के घरों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण बताते हुए नोटिस चस्पा की थी। साथ ही 3 दिन में जवाब देने को कहा था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस समय को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 1 अक्टूबर को दिए आदेश में उनकी अनुमति के बिना आपराधिक मामले में आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्यों की ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अपने 17 सितंबर के आदेश को आगे बढ़ा दिया था। कोर्ट ने तब सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई को छूट दी थी। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा निर्देश तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने 2 सितंबर को कहा था कि वे किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने के तुरंत बाद उसके घर या दुकानों को ध्वस्त करने के लिए अपनाए जाने वाले बुलडोजर न्याय के विवादास्पद मुद्दे से निपटने के लिए पूरे देश में दिशा निर्देश तैयार करेगा। दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने का अपना अलग महत्व माना जाता है, जिसे लेकर तमाम कुंभकार भी लंबे समय से तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों से देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बढ़ने के कारण मिट्टी के दिए की खरीदारी में भारी कमी आई है, जिसका सीधा असर उन्हें तैयार करने वाले कुंभकार समाज पर पड़ा है। जहां हर परिवार पहले दीपावली के चलते हजारों की संख्या में दिए खरीदता था, वह अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को तवज्जो देने लगा है, जिस कारण कुंभकारों का पुश्तैनी धंधा बर्बाद होने की कगार पर है। चीनी आइटम एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ने पौराणिक दिए का महत्व बेहद कम कर दिया है, मगर कई कुंभकार परिवार आज भी इन दियों को बनाते हैं और अपनी परंपरा को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही एक परिवार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उन्हें इस रोजगार से लागत भी प्राप्त नहीं होती, मगर यह रोजगार उनका पुश्तैनी है। अपने रोजगार पर छाए संकट को लेकर कुंभकार समाज के सक्रिय कमल मुकेश सूखा प्रजापति ने बताया कि सरकार ने कुंभकारों के उत्थान के लिए कोई भी योजना या सहयोग उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके चलते यह रोजगार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कुंभकार समाज की अपनी परेशानियों एवं चुनौतियां को समझते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत कुंभकारों की आर्थिक मदद की जाए ताकि वह अपने
इस पुश्तैनी धंधे को बनाए रखें। तू देखी मेरे माँ भारतीय जनता मजदूर संघ राजस्थान जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय उद्घाटन हेरिटेज अध्यक्ष श्री विजय वाधवानी जी के द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य जी महाराज, मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्री जेपी भारद्वाज, जयपुर संभाग अध्यक्ष श्री राम सिंह मीणा, मुख्य अतिथि श्री विमल अग्रवाल, पार्षद वार्ड नंबर 22, मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री श्री महेश सैनी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनीता जैन, पार्षद वार्ड नंबर 21, श्री नंदकिशोर सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 14, श्री विक्रम सिंह तंवर, पूर्व पार्षद, ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन समारोह में प्रदेश महामंत्री कुमारी अंजू सेन, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रीमती कल्पना मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक हरलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सीता विजय वर्गीय, जिला अध्यक्ष श्रीमती गीता विजयवर्गीय व आंगनवाड़ी वर्कर्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कुसुम शर्मा, हेरिटेज महामंत्री श्री मनोज अग्रवाल, महिला मोर्चा जयपुर हेरिटेज अध्यक्ष श्रीमती सरोज देवी जादौन, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती राजू देवी, युवा मोर्चा अध्यक्ष रामावतार बुनकर राजू देवी सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। जेपी भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि मजदूर वर्ग, अल्प वेतन भोगी, स्ट्रीट वेंडर्स एवं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के हितों के लिए भारतीय जनता मजदूर संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शांत प्रकाश जाटव जी के नेतृत्व में राजस्थान में मजदूर एवं शोषित वर्गों के लिए संघर्ष कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित एवं शोषित परिवारों को हमारे पदाधिकारियों द्वारा उनकी मदद करके उनको जानकारी से अवगत करवाकर लाभ पहुंचाया जाता है। ई-मित्र संचालकों को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी का अभाव रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ई-मित्र संचालकों को आवश्यक रूप से रखनी चाहिए, जिससे कि योजनाओं का लाभ मजदूर एवं शोषित वर्ग को दिलवाया जा सके। 27 लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा मजदूर वर्ग को मिले। इसके लिए भारतीय जनता मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी अंतिम पायदान के व्यक्ति तक इसका लाभ मिल सके, उसके लिए हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज जयपुर में हमारे पदाधिकारी मजदूरों की सहायता करने में जुटे हुए हैं, ताकि मजदूर एवं शोषित वर्ग किसी भी लोक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। इसके लिए हमारा प्रयास पदाधिकारियों के साथ जारी रहेगा। आज भारतीय जनता मजदूर संघ का जयपुर हेरिटेज का कार्यालय यहाँ जयसिंहपुरा खोर में खोला गया है। मैं उसके लिए सबसे पहले हमारे जेपी भारद्वाज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता मजदूर संघ मजदूरों के क्षेत्र में मजदूरों के हितों के लिए, मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो समय समय पर मजदूर कैसे तरक्की करे, उनका परिवार कैसे सरवाइव करे, इसके लिए उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको उचित स्थान पर उठाने का काम करता है। पहले बहुत अच्छा कार्य भारतीय जनता मजदूर संघ ने किया है, समय समय पर मजदूरों के लिए आवाज़ भी उठाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस कार्यालय के माध्यम से जयपुर हेरिटेज से जुड़े हुए जितने भी मजदूर भाई होंगे, उनकी आवाज़ उचित फोरम पर उठाकर उनके हित के लिए काम करेंगे और एक दिन ये संस्था
बहुत बड़ा काम इस पूरे राजस्थान में करके दिखाई, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः इस पूरी टीम को बहुत बहुत आज जो ये भारतीय जनता मजदूर संघ का जो कार्यालय खुला है, ये आज से नहीं बहुत सालों से पहले से काम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें महिलाओं के लिए भी इन्होंने अपना कदम उठाया है। मुझे आशा है कि ये बहुत अच्छा काम रहेगा आगे भी, और जैसे पिछला भी बहुत अच्छा रहा है मजदूरों के लिए जो योगदान मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ मैं। और जो मेरी यहाँ टीम है सब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ये कार्य हुआ है, इसमें सफलता मिले। प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये टीम अच्छे से काम करे और मजदूर हितों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। विक्रम सिंह तंवर, फूलपार से। अपने जैसिंगपुरा कोर्ट में उद्घाटन किया, तो पहला आपके तरफ से क्या रहेगा यहाँ के लिए? भारतीय जनता मजदूर संघ राजस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्याम प्रकाश जाटव जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमने पूरे राजस्थान में 2020 से लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर मजदूरों की समस्याओं को उठा रहे हैं, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हुए पूरा काम कर रहे हैं। हम जितनी भी मजदूरों के लिए समस्या आती है उन समस्याओं का निदान करवाते हैं। हमारे जो जन कल्याणकारी जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आते हैं, उनका सीधा सीधा लाभ मजदूर वर्ग को मिले, इनके परिवारों को मिले। अल्प वेतन भोगी जो हमारे जो परिवार हैं उन लोगों को इसका लाभ मिले। 26 योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों की जितनी भी योजनाएं आई है उन सबका लाभ 26 योजनाओं को लेकर के उन्होंने किया है, जिसका लाभ प्रत्येक योजना में उनको लाभ मिल रहा है। इसका हमारे राजस्थान में भी इसका लाभ मिल रहा है। और ई मित्र संचालक जो ई मित्र चला रहे हैं उनको योजनाओं के बारे में उनको संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारे जितने भी पदाधिकारी जो हैं, जो हेरिटेज पे जो काम कर रहे हैं, हेरिटेज पे जो काम करेंगे, राजस्थान लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ये सब मजदूर वर्ग के वार्ड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर काम करेंगे इसके साथ में। और मैं मेरी बहनों के लिए मैं आगे कदम उठाऊंगी कि जो इनको मानदेय मिलता है आंगनबाड़ी में, कि वो टाइम से नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो 2 भागों में बांट के मिलता है, तो इनकी घर की व्यवस्था बिगड़ती है उससे। तो मैं आगे यही कहना चाहूंगी कि वो मानदेय एक साथ मिले। और जो जहाँ ये आंगनबाड़ी सेंटर चलाती हैं वहाँ पे सिर्फ इनको 750 रुपये किराया मिलता है, तो उसमें इनको कोई रूम नहीं देता है रेंट पे, तो ये अपनी ग्रेसे लगाती है वो पैसा भी, तो उसके लिए मैं चाहूंगी वो भी किराया बढ़ाया जाए और इनके लिए आगे लिखित में दिया जाए कि इनका किराया भी बढ़ा जाए, इनका मानदेय एक। विजय वाधवानी। आज जो ये भारतीय जनता मजदूर संघ का ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, माननीय श्री श्याम प्रकाश जी जाटव के आदेशानुसार, जेपी भैया के नेतृत्व में, जो भी मजदूर के हितों की जो भी बातें होंगी, जो भी कार्य होंगे, हम संगठित होकर के बैनर के तले कार्य करेंगे। ये हमारी इच्छा है और ये हमारी कामना है। महिलाओं के लिए कार्यालय आज विजय वाधवानी जी ने कार्यालय खोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्याम प्रकाश जाटव जी, माननीय जेपी भारद्वाज जी प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में खोला है। मैं यही उम्मीद करती हूँ विजय वाधवानी से कि आप अपना मन से तन से काम करें और संगठन को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता मजदूर संघ। आपका नाम बता दीजिए। कुमारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पैन इंडिया कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से इन 7 शूटर्स को पंजाब और आसपास के राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के पास से स्पेशल सेल की टीम ने हथियार भी बरामद किए हैं। हालिया घटनाओं के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पैन इंडिया कार्रवाई कर रही है। स्पेशल सेल की तरफ से जिन 7 शूटरों को गिरफ्तार किया गया उनसे बाबा सिद्दीकी के केस में पूछताछ की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल देश भर में एक्टिव हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। स्पेशल सेल ने जिन 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, फिलहाल उनसे शुरुआती पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में 12 अक्टूबर को पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उजागर हुआ था। मामले में मुंबई पुलिस ने बीते बुधवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान रुपेश राजेंद्र मेहोल, करण राहुल साल्वे और शिवम अरविंद कोहाड़ के रूप में हुई है।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अभी तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर एनआईए ने शुक्रवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को हुए हमले और अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में सूचना देकर उसे गिरफ्तार कराने पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अधिकारियों के अनुसार अप्रैल महीने में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की घटना में शामिल होने के चलते एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है और उसे एजेंसी की वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में भी रखा गया है। माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कनाडा में रहता है और उसका अमेरिका आना जाना लगा रहता है। अधिकारियों ने कहा कि उसके सिर पर इनाम की घोषणा पिछले महीने की गई थी। उन्होंने कहा कि मुंबई के बांद्रा में गत 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कथित रूप से अनमोल का हाथ माना जा रहा है। मुंबई की एक अदालत ने सलमान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में शामिल 2 आरोपियों में से एक को पिछले दिनों जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उन्होंने अनमोल बिश्नोई के कहने पर सलमान को मारने की मंशा से या इसकी जानकारी होते हुए भी इस काम को अंजाम दिया था। पंजाब के फजिल्का निवासी अनमोल और लॉरेंस को मामले में वांछित आरोपी के तौर पर दर्शाया गया है। लॉरेंस इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाए जाने की घटना की जिम्मेदारी लेने वाले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी भी कर दिया गया है। जनवरी में एनआईए की टीमों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में कुल 32 स्थानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद के अलावा 4,60,000 रुपए की नकदी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए थे। जनवरी में एनआईए ने जिन मामलों में छापेमारी की, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बीकेआई और देश में सक्रिय आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क द्वारा की जा रही आतंकी गतिविधियों से संबंधित है। ऐसी गतिविधियों में सीमा पार से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और आईईडी जैसे आतंकवादी हार्डवेयर की तस्करी और उन्हें शामिल करना शामिल है। देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट, लक्षित हत्याएं, जबरन वसूली, आतंकी संगठनों को आतंकी फंडिंग आदि करने के लिए आतंकी संगठनों, संगठित आपराधिक सिंडिकेट के संचालकों, सदस्यों द्वारा आतंकी हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई अपराधों में शामिल गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत उसके साथियों के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज मामले में कुल 7 स्थानों पर यूएपीए के तहत छापेमारी की गई। सिंडिकेट ने देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी अपनी माफिया शैली के आपराधिक नेटवर्क फैलाए हैं, जिसे नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ सक्रिय साजिश है। यह नेटवर्क कई सनसनीखेज अपराधों में शामिल है, जैसे कि लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, साथ ही प्रदीप कुमार जैसे धार्मिक और सामाजिक नेताओं की हत्या तथा व्यापारियों और पेशेवरों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली करना भी शामिल है। अब कुल मिलाकर के है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट आज लाल विलास होटल में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण सांसद एवं विशिष्ट अतिथि लघु भारती के पदाधिकारी के यादव, प्रभारी सचिव शिव प्रसाद नकाते, बहरोड विधायक जसवंत यादव, मुंडावर विधायक ललित यादव, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, विराट नगर विधायक कुलदीप धनखड़, बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, एनआईए संरक्षक के शर्मा, अध्यक्ष केजी कौशिक, रुक्मणी कौशिक, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम स्थल पर राजीविका द्वारा लगाई गई स्टॉल का अतिथियों ने अवलोकन किया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में अभी तक कोटपूतली बहरोड जिले में 10,125 करोड़ रुपए के 121 MOU प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें 10,125 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 11,800 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा तथा 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्षेत्र में 25 उद्योगों में 3,600 करोड़ रुपए निवेश तथा 4,500 व्यक्तियों को रोजगार एवं एग्रो प्रोसेसिंग, होटल एवं रिसोर्ट, मिनरल एंड सेरेमिक, सोलर एनर्जी, हॉस्पिटल्स, ईवी बैटरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। जिले में निवेश को बढ़ाने के लिए देशी विदेशी निवेशकों को प्रेरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समिट में मुंडावर विधायक ललित यादव ने कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात रखी। CSR की राशि को किसी संस्था के माध्यम से लगाने की मांग की।
वहीं बहरोड़ विधायक डॉ जसवंत यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद से राजस्थान प्रगति के एक नए दौर से गुजर रहा है और लगातार इन्वेस्टर्स व बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने बहरोड़ और नीमराणा क्षेत्र में हो रहे शानदार विकास और देश विदेश की कंपनियों के आगमन का जिक्र किया। विधायक कुलदीप धनखड़ ने स्थानीय इकाइयों को स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देकर समाधान करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में राइजिंग राजस्थान की बुक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता मोहित यादव, शाहजहांपुर औद्योगिक एसोसिएशन अध्यक्ष ऋषिराज यादव, विजेंद्र चौधरी, एडिशनल एसपी शालिनी राज, रीको नीमराना एमडी राहुल भट्ट, रीको शाहजहांपुर एआई हसन, घीलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन महासचिव राजा सोनी, जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान के तहत आज कोटपुतली बहरोड जिले के डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट जो यहाँ आयोजित की गई नीमराना की होटल लाल विलास में आयोजित की और हमें अत्यंत खुशी है कि इसमें बहुत अच्छा टर्नआउट रहा। इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स यहाँ पे पधारे और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने एमओयू हमारे साथ पहले भी कर चुके हैं और अभी भी ये एमओयू जो है वो जारी है, क्योंकि मेन स्टेट का फंक्शन 9, 10, 11 दिसंबर है, तब तक ये एमओयू का क्रम जारी रहेगा। आज भी जो हमारी हेल्प डेस्क है उसमें काफ़ी निवेशकों ने, नए निवेशकों ने रुचि जताई है और उसमें उन्होंने कुछ जानकारियाँ चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा एमओयू अब तक जो 122 एमओयू हमने किए लगभग 11,000 करोड़ के, उनकी संख्या जो है वो और बढ़ेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अब तक जो है लगभग 22,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी भी संख्या बढ़ेगी। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे निवेशक उपस्थित हुए, साथ ही हमारे ज़िले के सारे विधायक सबकी 100% प्रेजेंस रही, वह भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव संकेत है। माननीय एमपी साहब चीफ गेस्ट रहे और हमारे ज़िले के प्रभारी सचिव और हमारी संभागीय आयुक्त महोदया और सभी मतलब गेस्ट यहाँ पे जिनको इनवाइट किया था सभी लोग आए और सब लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया और ख़ास तौर से निवेशकों को मैं की हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने हमारे ज़िले पर विश्वास जताया है और मैं ये उनको आश्वस्त करना चाहूँगी कि उनकी राह जो है वो बहुत आसान रहेगी। हम उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से हम जल्दी ही, शीघ्र ही, बिना किसी दिक्कत के उनको उपलब्ध कराएंगे। मीडिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने कृष्ण पक्ष में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और तुलसी माता परिणय सूत्र में बंधे थे। इसके लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु सहित तुलसी माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही दीपोत्सव भी मनाया जाता है। इस दौरान धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज समेत कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस कब और क्यों मनाया जाता है? आइए इस वीडियो में इस बारे में जानते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में इंद्रदेव की गलती की वजह से स्वर्ग लोक लक्ष्मी विहीन हो गई। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी। देवताओं ने असुरों की मदद से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इसमें विष, अप्सरा, रंभा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय भी शामिल हैं। इसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। वहीं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी भी कलश लेकर प्रकट हुए। पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसके लिए हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है।
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ समय प्रदोष काल यानी संध्या काल में 6:31 से लेकर 8:13 तक है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न समय पर धनतेरस मनाया जाएगा। कस्बे में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कस्बे में 2 दुकानों के मिठाइयों के सैंपल लिए एवं 4 दुकानों के कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि कठुमर कस्बे के जोधपुर मिष्ठान भंडार तथा जैन मिष्ठान भंडार पर मावा की बनी मिठाई का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवाए गए। इसके अलावा कोटपा एक्ट के पालना नहीं करने वाले तंबाकू उत्पादन बेच रहे जैन किराना स्टोर, चौधरी टी स्टॉल सहित 4 दुकानों का चालान काटा। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत विक्रेताओं को खाद्य पदार्थ एवं अखाद्य पदार्थों को पृथक पृथक रखने के संबंध में निर्देशित किया गया। साथ ही खाद्य कारोबारियों के शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचने व साफ सफाई का समुचित ध्यान रखने के संबंध में निर्देशित किया गया। बाल संत के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल अभिनव अरोड़ा इन दिनों चर्चाओं में हैं। दरअसल हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान अभिनव को जमकर डांट लगाई थी। जगत गुरु ने उसे मंच से नीचे उतारने तक की बात कह दी थी। उन्होंने ये तब कहा जब अभिनव मंच पर खड़े होकर जोर शोर से ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी रील्स बनवा रहा था। जगत गुरु के डांटने का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो गया। अब एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने अभिनव अरोड़ा को मूर्ख लड़का करार दिया है। 3 दिन पूर्व प्रतापगढ़ में अपने एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने पर कहा कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। अभिनव अरोड़ा पर जगत गुरु ने कहा कि वह इतना मूर्ख लड़का है, भगवान क्या उसके घर पढ़ेंगे। मैंने अभी वृंदावन में उसको डांटा था। देखिए वीडियो। उसी समय पता चल जाएगा जब कोर्ट मुझे बुलाएगा और मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी प्रतिभा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की दशा और दिशा बदल देगी। पहली बात तो सबसे प्रामाणिक हिंदू धर्माचार्य मैं ही हूँ और मेरी प्रतिक्रिया ये है कि यदि चर्चेज का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, तो हिंदू मंदिरों का भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। और हम इसके लिए सरकार से अनुरोध करेंगे और हटवाएंगे इसको। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी। उसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी। उसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। कहाँ से खारिज हुई है? वाराणसी जिला कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और फिर हो जाएंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा। कस्बे के कठुआ रोड पर पुलिस थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोटर्स पार्ट की दुकानों से शनिवार रात्रि अज्ञात चोरों ने करीब 5.25 लाख रुपए की चोरी की। उक्त दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात से पुलिस की रात्रि गश्त की व्यवस्था पर सवाल उठता है। गौरतलब है कि कस्बे का कठुआ रोड मेन रोड है, जहां अधिकतर भीड़ भाड़ रहती है। वहीं दीपावली के आने वाले त्योहारों को लेकर जहां पुलिस कस्बे के विभिन्न मार्गों में गश्त कर रही है, जो कानून व्यवस्था मुस्तैद होने की बात कर रही है, वहीं इस तरह की वारदातों के चलते कानून व्यवस्था की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। चोर दोनों दुकानों में छतों से नीचे उतरे और कठुआ रोड स्थित गर्ग इलेक्ट्रॉनिक एवं गुप्ता मशीनरी स्टोर की दोनों दुकानों में अज्ञात चोरों द्वारा दुकानों की छतों से नीचे उतरे थे, जिसके चलते चोरों ने सबसे पहले छतों की सीढ़ियों में लगे दरवाजों को तोड़ दिया। उसके बाद नीचे उतर कर दुकान के गल्लों में रखे करीब 5.25 लाख रुपए नकदी को ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। रविवार सुबह जब दोनों दुकानदारों ने आकर दुकानों को खोला तो अपने अपने गल्लों को खोला पाया। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। हम यथावत जैसे दुकान बढ़ा के गए शाम को, आज सुबह दुकान हमने खोली है। तो दुकान खुली तो काउंटर के आसपास सारा सामान बिखरा हुआ मिला है और करीब गले में से जितने भी कैश था वो सारा गया। और जब दुकान का हमने देखा तो ऊपर छत के गेट टूटे हुए मिले हैं। चोर करीब ऊपर छत पे से टूट गया है। और ऐसे ही सेम बगल की हमारी जस्ट बगल की दुकान में भी बिल्कुल इसी तरीके से चोरी हुई है। टोटल कितने की चोरी हुई है आप दोनों की दुकान? टोटल करीब 25 हज़ार की समथिंग मेरे गए हैं। बगल वाले बता रहे हैं जैसे 4.5-5 लाख रुपए उनके भी इतने के करीब चोरी हुई है। अभी क्या पुलिस मौका मुआयना कर गई है और करीब 3-4 बजे हम जाकर रिपोर्ट भी करेंगे। आपकी किस चीज़ की दुकान है और जो दूसरे हैं उनकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी बिजली की दुकान है, लाइट फिटिंग का काम है। बगल की जो दुकान है उनका एग्रीकल्चर का काम है, समरसेबल वगैरह वो बेचते हैं। आपका नाम? सुनील गर्ग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक की पहचान मोहित पांडे के रूप में हुई है और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई है, जिससे परिजनों में आक्रोश है। दरअसल शुक्रवार को बच्चों के झगड़े में विवाद के बाद पुलिस ने मोहित पांडे और उनके भाई शुभाराम पांडे को हिरासत में लिया था। शनिवार को कोर्ट ले जाने के दौरान मोहित की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राजधानी में युवक की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मृतक का नाम जैसा कि मोहित पांडे है। घटना के बाद से ही परिजन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम किए थे। अब इस मुद्दे पर राज्य के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखी टिप्पणी की है। पूर्व सीएम ने कहा है कि राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का ये दूसरा मामला है। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत में नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। पूर्व सीएम का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पीड़ित परिजनों ने विभूति खंड स्थित मंत्री आवास के सामने सड़क जाम किया था। परिवार की महिलाएं भी सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आईं। दूसरी ओर विधायक योगेश शुक्ला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सहायता राशि भी दी। परिजनों का कहना है कि मोहित पांडे की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। हालांकि पुलिस परिवार के दावे को मानने से इनकार कर रही है। पुलिस ने लॉकअप का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मोहित पांडे फर्श पर लेटा हुआ है, जबकि उसके साथी उसकी पीठ को सहला रहे हैं। इसके अलावा एक साथी पुलिस को भी बुलाता हुआ नजर आ रहा है। मृतक युवक मोहित पांडे की माता तपेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। तहरीर में परिवार ने आरोप लगाया है कि छोटे बेटे मोहित की पुलिस ने पहले पिटाई की, उसके बाद लॉकअप में उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा ने तहरीर में थानाध्यक्ष चिन्हट अश्विनी चतुर्वेदी और अन्य अज्ञात पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिन्हट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, एक
2 लोगों के अउन नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीजें होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को चिनहट पुलिस ने मोहित और उसके भाई शोभाराम को लड़ाई झगड़े के मामले में हिरासत में लिया था। शनिवार सुबह चिनहट कोतवाली में मोहित की तबीयत बिगड़ी, उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मोहित चिनहट के देवा रोड स्थित अपट्रान इलाके में नई बस्ती जैनाबाद गांव का रहने वाला था। तो जहां लखनऊ में कुछ दिन पहले एक दलित युवक की मौत के बाद मामला गरमाया था, विकास नगर पुलिस की कस्टडी में दलित युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने योगी सरकार और लखनऊ पुलिस को घेरा था। उसके बाद अब ये नया मामला एक बार फिर यूपी की राजधानी लखनऊ में तूल पकड़ रहा है। थाना पुलिस ने गुंडा बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत रविवार को पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि रविवार को गुंडा बदमाशन के धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 6 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सोनू पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी खारवास पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर को मैं एक अवैध जिंदा कारतूस 32 बोर के अनुमानता वहीं बिजाला रोड में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सुनील पुत्र छांगा जाति सक्का निवासी तसई को न्यायालय एसीजेएम द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की पालना में गिरफ्तार किया गया। वहीं अंकित पुत्र मोरध्वज जाति जाट 19 साल, अभिषेक पुत्र अतर सिंह जाति जाट 24 साल, सोनू पुत्र विजय सिंह जाति जाट 32 साल, भूपेंद्र पुत्र विजय सिंह जाति ब्राह्मण 24 साल, सभी निवासी रेला पुलिस थाना कठुमर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं आमर्स एक्ट में गिरफ्तार मुस्लिम को जेल भेजा गया है तथा अन्य सभी की जमानत हो गई है। बैतू कला थाना पुलिस ने रविवार को अवैध आमर्स एक्ट के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर 4 मुस्लिमों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। बता दें, थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने 27 अक्टूबर को 4 टीमों का गठन कर कार्रवाई कर थाना क्षेत्र में विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर 4 अवैध हथियार बरामद कर 4 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी मर्दान पुत्र छुटकिया उम्र 49 साल जाति मीना निवासी राजनपाड़ा थाना बहतूकला से 12 बोर की बंदूक, केदार पुत्र मोहनलाल जाति मीना उम्र 30 साल निवासी भनोखर से 12 बोर का देसी कट्टा 2 कारतूस, हरकेश पुत्र कजोडी राम जाति मीना उम्र 36 साल निवासी मान्यका वास थाना खेडली से 1 देसी कट्टा 315 व 2 जिंदा कारतूस, किशन पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति ब्राह्मण उम्र 50 साल निवासी जहाडू को गिरफ्तार करा गया है। वहीं 12 बोर देसी कट्टा बरामद किया गया है। उपरोक्त सभी विरुद्ध अपराध धारा 3/25 आमर्स एक्ट में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।